Hello student, today we will do the revision of our second question bank. Our first topic is the outbreak of the revolution. लुइस 16 ने ये प्लान किया कि अब सारे के सारे टैक्सेस जो हैं हमें बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि खर्चों को मैनेज करना था। क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया था कि लुइस 16 खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास उनका ट्रेजर जो था पूरा खजाना खाली हो चुका था। द स्टेट जनरल रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग फॉर द स्टेट जनरल। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि फ्रांस में जो भी मुनार्क होते थे वो जो राजा होते थे उनके पास ये पावर नहीं होती थी कि वो टैक्सेस को अकेले डिसाइड कर सकते थे कि टैक्सेस कहाँ बढ़ाने हैं और कैसे बढ़ाने हैं। उसके लिए उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, मीटिंग ऑफ द स्टेट की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्स। तो ये जो स्टेट जनरल बुलाया जाता था, ये जो मीटिंग होती थी, तो इसमें नए टैक्स को कैसे लागू करना है इसका प्रपोजल पास किया जाता था। स्टेट जनरल एक आपकी पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। क्योंकि हमने फ्रांस का स्टेट पढ़ लिया था कि सोसाइटी कैसे बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आते थे और स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी और वहाँ पे डिसाइड किया जाता था कि कैसे टैक्सेस को बढ़ाना है, क्योंकि मोनार्क जो राजा होता था अकेले डिसाइड नहीं कर सकता था। 1789 5 में लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई और स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुला के ये डिसाइड करना था कि नए टैक्स के ऊपर प्रपोजल जो है नियम बनाना है। और रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सलिस जो आपकी जगह है, वहाँ के हॉल में अलग अलग स्टेट के डेलीगेट्स आए। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से कितने लोग थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। और वो कैसे बैठे हुए थे? रो में बैठे हुए थे, सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर, मतलब इस तरीके से आमने सामने। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, आमने सामने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर बैठे थे। यहाँ पे 300 लोग हैं, यहाँ पे 300 लोग हैं। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने इस तरीके से बैठे हुए थे। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट से कितने मेंबर आए? 600 मेंबर आए। और इनको कहा गया कि इनको बैठना नहीं है, इनको पीछे खड़े होना है। मतलब जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए, उनके पीछे इनको खड़ा होना है। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। अब इस थर्ड स्टेट में ये जो 600 मेंबर्स आए थे, ये कौन थे? ये एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, प्रॉस्परस थे, मतलब अमीर भी थे, रिच भी थे। पीजेंट्स जो फार्मर्स थे, आर्टिशन जो कारीगर होते हैं, महिलाएं, इनको असेंबली में आने की परमिशन नहीं थी। दे वर डिनाइड, उनको मना कर दिया गया था। देयर ग्रीवियांसेस, उनकी तकलीफ़ें, उनकी डिमांड सारा लेटर्स में लिखी गई और 40,000 लेटर्स के साथ ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वर्सलिस के हॉल में आए। तो मतलब पीजेंट्स, आर्टिशन, वुमेंस, इनको असेंबली में आने की परमिशन नहीं थी और थर्ड स्टेट से टोटल 600 मेंबर्स आए। इनकी जो भी तकलीफ़ें थी, वुमेंस की, पीजेंट्स की, आर्टिशन की और थर्ड स्टेट की, उनको लेटर्स में लिखा गया। 40,000 लेटर्स के साथ रिप्रेजेंटेटिव जो थे यहाँ पर आए। वोटिंग स्टार्ट हुई। तो वोटिंग का पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि स्टेट जनरल जब वोटिंग मीटिंग होती थी तो हर स्टेट एक वोट देता था। मतलब फर्स्ट स्टेट एक वोट देगा, सेकेंड स्टेट एक वोट देगा और थर्ड स्टेट एक वोट देगा, मतलब टोटल 3 वोट। तो हमेशा क्या होता था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ही जीतता था और थर्ड स्टेट के पास एक वोट से वो हार जाता था। नाउ दिस टाइम लुइस 16 वर डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और लुइस 16 को ये लगा था कि इस बार भी ऐसे ही वोटिंग होएगी। बट लेकिन क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स के मेंबर ने अपनी डिमांड रखी कि वोटिंग अब इस तरह से नहीं होगी। वोटिंग का मतलब है पूरी असेंबली वोट करेगी। मतलब जो 300 मेंबर्स आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के हैं और जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट से हैं, वो सारे के सारे लोग वोट करेंगे। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहाँ पर हर एक मेंबर एक वोट करेगा। Now this was one of the democratic principle put forward by the philosopher like Rousseau in his book Social Contract। तो ये जो प्रिंसिपल था कि एक आदमी एक वोट करेगा, ये प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया था? ये आपका मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, आपके कुछ फिलोसफर्स थे जिसमें कि रूसे एक बहुत ही फेमस फिलोसफर थे। उन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ बताई थी। इक्वल वोट, मतलब इक्वल वोट, 1 पर्सन 1 वोट की बात इन्होंने कही थी। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था और थर्ड स्टेट ने इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया कि वोटिंग का मतलब है एक पर्सन एक वोट करेगा। लेकिन किंग ने रिजेक्ट कर दिया और
किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट और जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो असेंबली छोड़ के हॉल छोड़ के बाहर चले जाते हैं क्योंकि राजा ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे अब वो अपने आप को कैसा देख रहे थे, वो अपने आप को देख रहे थे कि वो फ्रेंच नेशन की आवाज़ हैं, स्पोकमैन मतलब फ्रेंच नेशन की वो आवाज़ बन के सामने आए हैं। 20th जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। वर्सलिस का जो ग्राउंड था, जो मैदान था, इंडोर टेनिस कोर्ट, यहाँ पर ये सब इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के लोग और इन्होंने डिक्लेयर किया खुद को नेशनल असेंबली। मतलब अपने ग्रुप को इन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं और हम स्वर करते हैं, मतलब कसम खाते हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान ना बना लें और राजा की पावर को, मोनार्क मतलब जो राजा है उसकी पावर को लिमिटेड ना कर दें। मतलब अब राजा की पावर कम की जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। थर्ड स्टेट को लेड करने वाले, आगे बढ़ाने वाले दो लीडर्स सामने आए। पहले थे मिरबू और दूसरे थे अबी सैयस। मिरबू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। नोबल फैमिली मतलब ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके हिसाब से जो थर्ड स्टेट के साथ हो रहा था वो गलत था, उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया। He brought out the general and delivered the powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. इन्होंने थर्ड स्टेट के लिए बहुत कोशिश की कि उसको सपोर्ट कर सकें और बहुत ही पावरफुल, प्रभावी स्पीच, भाषण ये देते थे। किसके लिए देते थे? थर्ड स्टेट को सपोर्ट करने के लिए देते थे। क्राउड को, जनता को, भारी भीड़ जहाँ इकट्ठा होती थी वर्सलिस में, वहाँ पर ये जाके भाषण देते थे ताकि लोगों को समझ में आए कि थर्ड स्टेट की डिमांड जो है वो गलत नहीं है। दूसरे जो लीडर थे वो अबी सैयस थे। अबी सैयस जो थे ओरिजिनली तो एक प्रीस्ट थे, पादरी थे, और इन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा था। उस पैम्फलेट का नाम क्या था? व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। मतलब इन्होंने ये पैम्फलेट लिखा था कि थर्ड स्टेट जो है वो क्या है। तो थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते हुए इन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा। जब नेशनल असेंबली वर्सलिस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी तो पूरा का पूरा बाकी का फ्रांस जो था वो टर्मोइल, बर्बादी से जूझ रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाड़ा बढ़ चुका था और जाड़े के साथ साथ पूरा का पूरा हार्वेस्ट, जो खेती हुई थी, जो भी आपका वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी और ज़रूरी खाने पीने की दाम, जो ब्रेड होती थी उसके दाम बढ़ गए थे। और जो बेकर्स होते थे, ये जो ब्रेड बनाते थे, वो क्या कर रहे थे? लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे और खाने पीने की चीज़ों को होल्ड करके काला बाजारी कर रहे थे। तो जब आपका नेशनल असेंबली एक तरफ बिजी था वर्सलिस में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है फ्रांस के लिए, तो फ्रांस का बाकी का हिस्सा बर्बादी से जूझ रहा था। और वो बर्बादी में क्यों था? उसका ये कारण था कि जाड़े का समय था, बहुत ज़्यादा जाड़ा था, सीवियर विंटर था और पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई थी, प्राइजेस बढ़ चुके थे और जो बेकर्स, जो ब्रेड बनाने वाले जो होते थे, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे? सामान, जो ज़रूरी सामान खाने पीने का होता है, उसकी कालाबाजारी करके। लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते थे बेकरी के बाहर इस उम्मीद में कि उनको खाना मिलेगा। एक समय ऐसा भी आया कि महिलाएं जो थी, बहुत ही ज़्यादा महिलाओं की भीड़ बहुत नाराज़ हो गई और शॉप में वो घुस गई और वहाँ से खाने पीने की चीज़ों को उन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की हालात देख के राजा ने क्या किया? राजा ने ऑर्डर किया अपनी सेना को कि वो पेरिस शहर में जाए और पेरिस शहर में जाके ये जो अफरा तफरी मची है उसको कंट्रोल करे। 14 जुलाई का समय है और भड़की हुई भीड़ ने क्या किया? जब राजा ने, मैंने आपको शुरुआत में ही चैप्टर में समझाया था कि भारी भीड़ जो थी वो राजा की, एक अफवाह फैल गई थी कि अब राजा ऑर्डर कर रहे हैं आर्मी को कि सब आर्मी जो है पब्लिक पे गोली चलाएगी। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो ये ऐसी अफवाह फैल गई थी। हालांकि ये अफवाह थी, लेकिन राजा ने ट्रूप को इसलिए भेजा था ताकि ये जो स्थिति बिगड़ गई थी पेरिस में उसको संभाला जा सके। लेकिन जब ये अफवाह फैल गई तो लोगों ने क्या किया? क्राउड जो थी, जो भीड़ थी, वो बास्टाइल जो जगह थी, मैंने आपको बताया था ये प्रिजन था, जेल थी, और यहाँ पे भड़की हुई भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बास्टाइल के ऊपर अटैक करती है और बास्टाइल को तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इन द कंट्री साइड में क्या चल रहा है? रूमर्स, जगह जगह अफवाह फैल गई है, गांव गांव में अफवाह फैल गई है कि जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर्स हम किसको कहते हैं? मैन्योर का मतलब होता है
एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लैंड लॉर्ड ऑफ हिज मैंशन, मतलब बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे, जिनके बड़े बड़े घर होते थे, उनको मैन्योर कहा जाता था। तो गांव गांव में अफवाह फैल गई थी कि अब ये जो बड़े बड़े जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं, ये खेती को बर्बाद करने वाले हैं। जो चावल की या जो भी खेती हो रही है, या जो भी जो क्रॉप्स थे, जो राइप होके खिल चुके हैं क्रॉप्स, आपके अनाज, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस डर की वजह से जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? चटैक्स के ऊपर। चटैक्स एक तरीके का मतलब होता है महल, मतलब जो राजा के जो 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 आपके लैंडलॉर्ड्स के महल होते थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जो होर्ड करके जो कब्ज़े में अनाज रखा गया था, उसको लूटना स्टार्ट कर दिया। और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, पेपर होते थे, जिसमें कि रिकॉर्ड होता था कि किसको कितना टैक्स पे करना है, उसको इन्होंने जला दिया लोगों ने। तो क्योंकि ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो मैन्योर्स हैं, जो आपके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो खेती को बर्बाद कर देंगे, क्रॉप्स को तबाह कर देंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और लोग डर में पैनिक हो जाते हैं, और इस अफरा तफरी में वो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड्स के घरों पे अटैक करते हैं, जिसे चटैक्स कहा जाता था। और अनाज को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, लूट लेते हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके का ड्यू जो पेमेंट है, पैसा है, पे ना करना पड़े। और इसकी वजह से बहुत सारे नोबल्स जो अमीर लोग थे, उनको अपना घर छोड़ छोड़ के भागना पड़ा, दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी, एक शरणार्थी की तरह, माइग्रेटरी की तरह। Louis XVI finally accorded the recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would now be checked by the Constitution. अब लुइस 16 ने ये देखा कि नेशनल असेंबली बन गई है, थर्ड स्टेट बहुत पावरफुल हो रहा है, तो उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये समझा कि सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब मेरी पावर को चेक करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इस चीज़ के लिए लुइस 16 मान गए। 1789 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया कि अब फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है, कि फ्यूडल सिस्टम अब फ्रांस में नहीं चलेगा। जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो क्लर्जी के मेंबर हैं, उनको अगर बाई बर्थ कोई भी प्रिविलेजेस एडवांटेजेस मिले हैं, वो अब उनको आगे से नहीं मिलेंगे। तिथि टैक्स जो लोगों को देना पड़ता था, पीजेंट्स को, थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जितनी भी चर्चेस के पास, जो चर्च होते थे, उनके पास जो भी लैंड थी, ज़मीन थी, वो सब उनसे छीन ली गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये नेशनल असेंबली ने अपने 1789 को इस चीज़ की घोषणा कर दी थी, ये सब पास कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और क्लर्जी के जो मेंबर्स हैं, जो अमीर कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं, उनको अब कोई भी एडवांटेजेस जन्म से नहीं मिलेंगे, अलग से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तिथि टैक्स भी अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। चर्चेस के पास जो भी लैंड ज़मीनें पड़ी हैं, वो सब उनसे वापस ले ली जाएंगी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कैसे बदला। देखिए, मोनार्की का मतलब होता है राजा, किंग, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि राजा अभी है, राजा नहीं गया है, लेकिन संविधान बनेगा फ्रांस के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा। और राजा की पावर को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ आपके लीडर्स होंगे। नेशनल असेंबली ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया 1791 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन मकसद क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, राजा की पावर को चेक करना, उसकी पावर को कम करना। These power instead of being concentrated in the hand of one person were now separated, मतलब पहली सारी पावर किसके पास थी, मोनार्क के पास थी, लेकिन अब पावर जो है अलग अलग लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। अब पावर कंसंट्रेट होकर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी। अब पावर किन के बीच में बचेगी, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, संस्थान बनाए गए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बने हैं इसको ये लागू करेगा, और जुडिशरी मतलब यहाँ पे जज होंगे, न्याय व्यवस्था देखेंगे। इस तरीके से फ्रांस में राजा की पावर को चेक करने के लिए 3 तरीके के ये पार्ट बना दिए गए कि अब राजा ही सब नहीं है, राजा के साथ साथ ये तीनों भी रहेंगे। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरीके से फ्रांस जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इससे हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है।
देखिए, 2 तरीके के सिटीज़न्स होते थे, नागरिक होते थे। एक तो पैसिव होते थे, दूसरे एक्टिव होते थे। पैसिव सिटीज़न इनको कहा जाता था जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता था और ये 3 मिलियन से कम थे। इसमें महिलाएँ, बच्चे और 25 साल के कम नौजवान, उनको रखा गया कि ये पैसिव सिटीज़न है, इनको कोई वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। एक्टिव सिटीज़न का मतलब होता था, एक्टिव सिटीज़न के पास अधिकार है वोट देने का। 4 मिलियन मतलब 28 मिलियन जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उसमें से 4 मिलियन लोग जो थे वो आपके एक्टिव सिटीज़न्स थे। इनको अधिकार है कि ये वोट देंगे, ये वोट करेंगे। अब इन वोट देने वाले ये जो 4 मिलियन लोग हैं एक्टिव सिटीज़न, इनमें से भी 50,000 लोग निकाले गए। ये 50,000 क्या बने? इलेक्ट्रोड बने। इलेक्ट्रोल वो होते थे जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर होते थे, मतलब जो सब मतलब 4 मिलियन लोगों में से 50,000 वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रोल बोला गया। 50,000 लोग थे टोटल इसमें। अब ये वोट देंगे। अब ये वोट देंगे किसके लिए? ये वोट करेंगे नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबर हैं? 745 थे। मतलब ये वो असेंबली है जो क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, नियम बनाएगी। अब नेशनल असेंबली क्या कंट्रोल कर रही है? किसको कंट्रोल कर रही है? किंग को कंट्रोल कर रही है, राजा को कंट्रोल कर रही है और राजा के साथ साथ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है। मतलब पहले तो सिर्फ राजा थे, लेकिन अब कौन आ गए हैं? राजा के साथ एग्जीक्यूटिव्स भी आ गए हैं, जिनका काम है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं नेशनल असेंबली के द्वारा उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करवाएंगे। साथ ही साथ आपका थर्ड पार्ट क्या था? जुडिशरी था। यहाँ पे जजेस आते थे जो न्याय की व्यवस्था को देखते थे। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन जो था बना दिया गया था, अभी जैसे हमने पढ़ा था। वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात प्रूफ हो गई कि नेशनल असेंबली में अब सारे के सारे लॉज बनाए जाएंगे। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में मेंबर आते थे, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है कि 4 मिलियन लोग में से वोट करते थे, एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। अब ये वोट करके 50,000 लोगों को यहाँ बिठाएंगे जो इलेक्ट्रोल कहलाए जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रोल वो होते थे जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर सकते थे। अब इन 50,000 लोग भी वोट करेंगे और यहाँ पे नेशनल असेंबली में कुछ लोगों को बिठाया जाएगा। वो टोटल कितने होते थे? 745 होते थे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। द सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल हु इन टर्न चूज द असेंबली। तो नागरिक जो होते थे, एक्टिव सिटीजन जो होते थे, वो इलेक्ट्रोल ग्रुप को चुनते थे और ये इलेक्ट्रोल ग्रुप क्या करता था? असेंबली बनाता था, नेशनल असेंबली बनाता था। सारे सिटीजन्स को ये अधिकार नहीं था कि वो वोट कर सकते हैं। खाली वो आदमी जो कि 25 साल के हैं, मतलब 25 साल से ज़्यादा हैं और वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं। कितना टैक्स? कम से कम एग्जाम्पल एक दिया है कि अगर कोई लेबर है और उसके 3 दिन की जितनी भी उसकी कमाई होती है, जितना भी वो वेजस दिहाड़ी कमाता है, अगर उतना टैक्स कोई भी एक्टिव सिटीज़न पे कर पा रहा है, कोई सिटीज़न पे कर पा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एक्टिव सिटीज़न कहलाया जाएगा। और इन्हीं एक्टिव सिटीज़न को वोट देने का अधिकार होगा। अब ये एक्टिव सिटीज़न क्या चुनेंगे? इलेक्ट्रोल चुनेंगे और इलेक्ट्रोल क्या चुनेंगे? नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब इलेक्ट्रोल को क्वालिफाई करने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रोल बनना है कि आपको इलेक्ट करके आपको इलेक्ट्रोल की सीट पे बिठा दिया जाए, तो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्ट्रोल एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोल बनना है, जैसे इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैसिव सिटीजन्स का तो कोई रोल ही नहीं है। एक्टिव सिटीजन्स में अगर आपको एक्टिव सिटीजन से निकल के यहाँ आना है, इलेक्ट्रोल बनना है, ताकि आपको वोट देने का अधिकार आपको मिले और आप नेशनल असेंबली में वोटिंग कर सकें, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोल के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए थी। आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर पा रहा है उसको इसमें बिठाया जाएगा, वो इलेक्ट्रोल बनेगा। तो इस तरीके से फ्रांस जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे किंग भी हैं और आपके एग्जीक्यूटिव्स भी हैं और जुडिशरी भी है। तो अब राजा की पावर को चेक करने के लिए नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली देख रही है कि राजा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और नेशनल असेंबली ये भी देख रही है कि जिन मिनिस्टर्स को यहाँ बिठाया गया है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नेशनल असेंबली के पास अब इतना अधिकार है कि वो लॉ बनाएगी, नियम बनाएगी और वो ये चेक करेगी कि जो लॉ बनाए गए हैं वो मिनिस्टर पूरे कर रहे हैं कि नहीं।
जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई है, जो शुरुआत हुई वो किससे हुई? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये पहली लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रांस की। इसमें कौन कौन से राइट्स, अधिकार लोगों को दिए गए? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप कानून की नज़र में बराबर हैं, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, इनएलिएनेबल राइट का मतलब होता है, मतलब ऐसा राइट जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, एक ऐसा अधिकार जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये अधिकार इस तरीके के आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, और शुरुआत किससे हुई? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये सारे एडवांटेजेस हम कह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदला, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये सारे अधिकार जो हैं लोगों को मिलने लगे, कि ये सारे के सारे मेंस और वुमेंस जो हैं इक्वल होंगे। जैसे यहाँ साइड में भी यही सब लिखा है स्टूडेंट्स, कि सारे मेंस जितने भी पैदा हो रहे हैं वो फ्री हैं, उनको इक्वल राइट हैं, और पॉलिटिकल एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ठीक है, आपके पास लिबर्टी है, आपके पास राइट है सिक्योरिटी का, और साथ ही साथ आपके पास ये भी राइट है कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर, मतलब आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आपके ये इतनी पावर आपको दी जा रही है, जो भी पावर आपको दी जा रही है वो इतना होना चाहिए, आप इतनी आज़ादी इंजॉय करिए जिसकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँचे, किसी और को ख़तरा ना पहुँचे। जैसे कि कुछ और सारी चीज़ें, कि किसी भी इंसान को ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, आप किसी के ऊपर कोई भी एक्यूज़्ड आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, किसी को आप डिटेन नहीं कर सकते हो, मतलब नज़र कैद नहीं कर सकते हो, बंदी नहीं बना सकते हो, एक्सेप्ट तब जब उसका केस चल रहा हो और वो साबित हो जाए कि वो दोषी है। हर सिटीज़न को राइट है बोलने का, लिखने का, प्रिंट करने का, अपने विचार व्यक्त करने का। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस थे, यहाँ पे ये एडवांटेजेस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से बनने की वजह से लोगों को मिल गए थे। That's for today, and on the basis of this discussion I have given you certain question in the question bank which you have to solve it. Thank you.